इस वीडियो में बिहार ऑल इन वन यूथ कंपटीशन टाइम का जो यह बुक है 2025 में बीपीएससी से लेकर बिहार में जो छोटे मोटे जितने भी एग्जाम हुए सभी एग्जाम का इसमें प्रश्न कवर किया गया है। पूछा हुआ प्रश्न को इसमें दिया हुआ है, वन लाइनर रूप में दिया हुआ है। पिछले 24 वर्षों में पूछे गए लगभग 51,000 प्रश्न का संलग्न इस बुक में। इसको रिविजन करेंगे फास्ट में। चलिए, मोटिवेशन लाइन क्या है? सोए हुए रहने और सोने में उतना ही फर्क है जितना सुबह उठने और जगने में है। तो एक सुबह जगो और तब तक जागते रहो जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स में गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या एवं नगरीकरण पहला चैप्टर है, जिसमें पहला प्रश्न है गरीबी हटाओ का नारा भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था, इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए एनएसओ संगठन सर्वेक्षण करता है। तो गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए एनएसएसओ संगठन सर्वेक्षण करता है। विगत वर्षों में भारत की केंद्रीय सरकार का सर्वाधिक संपूर्ण व्यय क्षेत्र जो है यह है सहायतार्थ अनुदान होता है। पीएम नरेंद्र मोदी 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के शहर सोलापुर में किए हैं या 24 में किए हैं। गरीबी का अंतर दर्शाता है गरीबी रेखा और उस रेखा के नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय स्तर के बीच का अंतर को। भारत में जो है गरीबी रेखा का मापन के लिए गठित समिति जो हुआ था, जिसमें सबसे पहले अलग समिति, फिर लकड़ा वाला समिति आया, फिर तेंदुलकर समिति, फिर सी रंगराजन समिति आया था। नेक्स्ट, गैर कृषि गतिविधियों में बिहार की अर्थव्यवस्था का क्षेत्र पुरुष श्रमिकों के अधिकतम रोजगार प्रदान करता। यह निर्माण क्षेत्र में गैर कृषक गतिविधियों में बिहार की अर्थव्यवस्था का क्षेत्र पुरुष श्रमिक को अधिकतम रोजगार जो है यह विनिर्माण क्षेत्र में दिया जा रहा है। गरीबी रेखा के बारे में कथन सत्य है। एनएसएसओ द्वारा समय समय पर इसका अनुमान लगाया जाता है। भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन 2400 कैलोरी और इसका अनुमान तौर पर हर 5 साल में लगाया जाता है। ऐसे व्यक्ति जिसके पास नौकरी नहीं है और स्पष्ट रूप से बेरोजगार के विपरीत अल्प रोजगार जो छिपा हुआ है तो उसे कहेंगे प्रसन्न बेरोजगारी। ऐसा व्यक्ति जिसके पास नौकरी नहीं है और स्पष्ट रूप से बेरोजगार है, विपरीत अल्प रोजगारी जो छिपा हुआ हो उसे कहते हैं प्रसन्न बेरोजगारी कहते हैं। भंडारी समिति संबंधित है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनः संरचना से। भंडारी समिति जो था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का पुनः संरचना से संबंधित था भंडारी समिति। राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस संबंधित सही कथन कौन सा है? एनपीएस को पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण एफपीआरडीए द्वारा विनियमित किया जाता है। पेंशन को या जो है पेंशन जो है एनपीएस पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण एफपीआरडीए द्वारा विनियमित किया जाता है। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में महिला श्रमिक की संख्या 4.4% से अनुपात में थी, 4% था। सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना जो है बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी 24 फरवरी 2019 को। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू किया गया था। टाइसेम का नाम क्या होता है? ग्रामीण युवा के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना का कार्यक्रम है, ग्रामीण विकास का है। ट्राइसेम योजना जो है, ट्राइसेम का फुल फॉर्म है ग्रामीण युवा के लिए स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना या कार्यक्रम है ग्रामीण विकास का। मृदा योजना संबंधित है सिडबी से, SIDBI सिडबी जो है मुद्रा योजना संबंधित है सिडबी से। भारत सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार बिहार का गरीबी आबादी प्रतिशत 51.91% 2021-22 में था, है ना। सरकारी थिंक टैंक आयोग बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार बिहार का गरीबी आबादी का प्रतिशत जो है 51.91% है। प्रधानमंत्री सौभाग्य सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत 2017 से हुआ था। प्रधानमंत्री सौभाग्य सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत 2017 से हुआ है। नेशनल राष्ट्रीय कौशल विकास कॉरपोरेशन NSDC द्वारा कार्यान्वित विशेष उद्योग पहल उड़ान के विषय के रूप में जम्मू कश्मीर राज्य में शुरुआत किया गया है। बुनकर मुद्रा योजना के तहत मार्जिन राशि मनी राशि जो है ऋण कितना है? यह है 10,000 से 25,000 कर दिया गया है बुनकर योजना के तहत।
कौशल विकास एवं उद्यमिता नाम की एक नए केंद्रीय मंत्रालय की स्थापना 2014 में हुआ था। कौशल विकास एवं उद्यमिता नाम की एक नई केंद्रीय मंत्रालय की स्थापना 2014 में हुआ है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-DKY की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय किया था। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत ग्रामीण विकास की सहायता से हुआ है। प्रधान मुख्य वित्तीय समावेशन पहल की शुरुआत किया गया था 10 फरवरी 2011 को। प्रधान वित्तीय समावेशन पहल 10 फरवरी 2011 को हुआ था। सर्वोदय योजना का प्रस्ताव दिया गया था जयप्रकाश नारायण ने। सूर्योदय योजना का प्रस्ताव जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम शुरू किया गया था राजस्थान में। अंत्योदय कार्यक्रम सबसे पहले राजस्थान में चालू हुआ था। गरीबी निवारण के प्रादुर्भाव अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था मोहम्मद यूनुस ने। गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा सहायता जो समूह है, यह प्रोफेसर यूनुस ने दिया था। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 50% से अधिक निर्धन किन राज्यों में रहते हैं? यह बिहार में है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 50% से भी अधिक निर्धन 4 राज्यों में है, जिसमें पहला है बिहार है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और फिर उड़ीसा है। उड़ीसा चौथे नंबर पे है। IRDPC का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण करना। IRDPC का मुख्य उद्देश्य है यह निर्धनता और गरीबी निर्धनता को दूर करना है। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ होता है आर्थिक असमानताएं। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ होता है आर्थिक असमानताएं। भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार हैं कृषि में ज्यादा बेकार हैं। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीब में भी गरीब, सबसे गरीब का सहायता करना। पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त किया हुआ है ऊंची कृषिगत समृद्धि का। पंजाब जो है परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता मिला है इसको, ऊंची कृषिगत समृद्धि पर हुआ है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? या दोनों है, मौसमी और परछन बेरोजगारी है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और परछन दोनों बेरोजगारी पाई जाती है। अल्प रोजगार तब होता है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। अल्प रोजगार किसको बोलते हैं? अल्प बेरोजगार कब होता है? जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते तो उसे क्या कहेंगे? अल्प बेरोजगार कहते हैं। मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है, कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी होती है। सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप से किस उद्देश्य की ओर निर्देश होता है? या गरीबी और भुखमरी का निवारण होता है। सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्राथमिक रूप से किस एक उद्देश्य की ओर इंगित करता है या निर्देशित करता है? गरीबी और भुखमरी का निवारण है। गरीबी रेखा से नीचे रहना गरीबी का सूचकांक है। गरीबी रेखा से नीचे रहना गरीबी का सूचक है। देश की प्रमुख आर्थिक समस्या है गरीबी और बेकारी। देश का आर्थिक समस्या ज्यादा क्या है? गरीबी और बेकारी है। नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक नियोजन एवं राष्ट्रीय आय और बजट है। राजकोषीय नीति का एक उपकरण है कर का। टैक्स का राजकोषीय नीति एक उपकरण है। राजकोषीय नीति एक उपकरण है टैक्स का, कर का। जीएसटी परिषद का चेयरमैन होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद का चेयरमैन होता है केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। भुगतान संतुलन में पूंजी प्रवाह जाना जाता है। भारतीय वित्त परिसंपत्तियां की किसी विदेशी क्रेता को बेचना, यह जो होता है भुगतान संतुलन में पूंजी प्रवाह जानी जाती है। भारतीय वित्तीय परिसंपत्तियों को किसी विदेशी क्रेता को बेचना, यह कहलाता है भुगतान संतुलन होता है। भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते के रूप को पूर्ण परिवर्तनीय हुआ है यह 19 अगस्त 1994 को। भारत के भुगतान संतुलन में चालू खाते के रूप में पूर्ण परिवर्तनशीलता हुई थी 19 अगस्त 1994 को। केंद्र सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकाय को पूंजीगत परिसंपत्तियों के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकाय को पूंजीगत परिसंपत्तियों के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत का सार्वजनिक खाता में जमा होता है। राजस्व बचत प्रमाणन की बिक्री से प्राप्त हुई राशि जो है यह भारत सरकार के सार्वजनिक खाता में जमा होता है। भारत की उन्नति संतोषजनक रही है कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी से संबंध के। भारत की उन्नति संतोषजनक रही कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में।
नीति आयोग ने भारत सरकार के कार्यक्रम एवं उपक्रम के क्रियान्वयन की प्राप्ति का सक्रिय नजर रखने हेतु स्वायत्त संस्था की स्थापना अर्थात कार्यभार सौंपा है, जिसका नाम है DMEO। नीति आयोग ने भारत सरकार के कार्यक्रम एवं उपक्रम के क्रियान्वयन की प्रगति पर सक्रिय नजर रखने के लिए स्वायत्त संस्था की स्थापना की अर्थात कार्यभार सौंपा है, जिसका नाम है DMEO है। नीति आयोग की स्थापना 2015 में योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, जिसे भंग किया गया था 2014 में भंग कर दिया गया था। वह वर्ष बजट में जिसने अप्रैल 2010 से जीएसटी लागू करने का प्रस्ताव दिया था, यह था 2006-07 में। वह वार्षिक बजट जिसने अप्रैल 2010 में जीएसटी लागू करने का प्रस्ताव दिया था, यह था 2006-07 में। योजना आयोग का स्थान लिया है नीति आयोग। भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए जिम्मेदार कौन है? केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम निष्पादन मंत्रालय। भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए जिम्मेदार है केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम निष्पादन मंत्रालय है। गिल्ट एंड बाजार से तात्पर्य होता है सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार को बोलते हैं गिल्ट एंड बाजार बोलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा डाटा जारी करता है एनएसओ। भारत में राष्ट्रीय आय का जो डाटा है, डेटा को कौन जारी करता है? यह करता है एनएसओ जारी करता है। भारत के बजट में 2013-14 वस्तु लेन देन सीटीटी प्रस्तुत किया गया है। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है जीडीपी से। हिंदू वृद्धि दर जीडीपी से संबंधित है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह थिंक टैंक है, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? यह नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत एवं कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए 4% औसत विकास दर लक्ष्य हासिल किया था, यह 2018-19 में। नीति आयोग के सीईओ कौन थे? श्री परमेश्वर अय्यर वर्तमान में इसके सीईओ हैं। नीति आयोग के सीईओ हैं, यह है बी आर सुब्रमण्यम है। नीति आयोग के सीईओ वर्तमान में BR सुब्रमण्यम है। लेखानुदान बना है। बजट पारित लंबित होने के कारण निधि बांटने हेतु लेखानुदान बनाया जाता है। वह अर्थशास्त्री जिसने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किया था, वह थे वी के आर वी राव। ये थे वह अर्थशास्त्री थे जिसने सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किए थे। भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय का गणना किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था BKR राव के द्वारा। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था हेरोड डोमर मॉडल था। भारत का पहला पंचवर्षीय योजना जो था यह था हेरोड डोमर मॉडल पर था। भारतीय योजना आयोग के अनुसार गरीबी रेखा के लिए कथन सही कौन सा है? ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति आय 26 रुपया था और नगरीय क्षेत्रों में 32 रुपये प्रतिदिन। भारतीय योजना आयोग के अनुसार गरीबी रेखा के लिए सही कथन है ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति 26 रुपया प्रतिदिन नहीं कमा पा रहा है तो वह गरीब है। और नगर क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति 32 रुपये प्रतिदिन नहीं कमा पा रहा था वह भी क्या है? गरीब है। चल योजना रोलिंग प्लान के बारे में कथन सही था। चालू वर्ष के दौरान एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है उसे रोलिंग प्लान कहते हैं। बजट यह योजना 3, 4 और 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है। यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है। 4, 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए तक अपेक्षित योजना यह होती थी रोलिंग योजना। नेक्स्ट है भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था। चल योजना जो था रोलिंग योजना, ये चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता था, वार्षिक बजट भी होता था चल योजना में। यह योजना जो 3, 4, 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती थी, यह अर्थव्यवस्था और आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती। यह जो थी कौन सी योजना थी? यह थी चल योजना रोलिंग प्लान जो था। यह 10, 15 अथवा 20 वर्ष के लिए भी सापेक्ष योजना बन सकती थी। भारत में योजना आयोग का स्थापना 1950 में हुआ था। राजकोष के घाटा किसे कहते हैं? वह होता है बजटीय घाटा का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व को कहते हैं राजकोष के घाटा। बजटीय घाटे का योग और भारत सरकार का बाजार ऋण और दायित्व को ही बोलते हैं राजकोष के घाटा बोलते हैं। बिहार के इतिहास में पहला बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था सुशील कुमार मोदी के द्वारा 2006-07 में।
राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की आधारभूत यह ली गई थी, जनता सरकार के द्वारा लाई गई थी। रोलिंग प्लान जनता सरकार के द्वारा लाई गई थी। भारत में योजना अवकाश की अवधि है 1966 से 1966 से 1969 के बीच को भारत में योजना अवकाश की अवधि है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था समाविष्टि तीव्र आर्थिक विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था समाविष्टि तीव्र आर्थिक विकास था। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय राष्ट्रीय आय का जो आकलन करता है, यह करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। राष्ट्रीय आय का आकलन भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। भारत का राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत है सेवा क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र में ज्यादा राष्ट्रीय आय प्राप्त होता है भारत को। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची का। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची का। दूसरी पंचवर्षीय योजना रूपरेखा तैयार किया था पीसी महालनोबिस ने। दूसरा पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा तैयार किया था पीसी महालनोबिस ने। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का स्थापना 6ठी शताब्दी योजना की अवधि थी। यह थी 6ठी शताब्दी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना जो हुआ था, कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ था? यह 6ठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड का स्थापना किया था। 6ठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना हुआ था। भारत के आर्थिक सुधार का जनक कहते हैं मनमोहन सिंह को। भारत में आर्थिक सुधार का जनक मनमोहन सिंह को मानते हैं। आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता शिक्षा और स्वास्थ्य। आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता शिक्षा और स्वास्थ्य। 10वीं योजना की अवधि थी 2002 से 2007 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना था 2002 से 2007 के बीच। भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना था, यह था 1997 से 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच में 9वीं पंचवर्षीय योजना था। और 10वीं पंचवर्षीय योजना था यह 2002 से 2007 के बीच। नेक्स्ट है क्या बोलते हैं, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित करता है, यह होता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन एससीओ के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन एससीओ करता है, लेकिन जारी एनएसओ शायद करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल दौरान कीमत स्तर घट गया था। भारत का पहला जो पंचवर्षीय योजना था उस काल में कीमत स्तर घट गया था। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत हुआ था 2 अक्टूबर 1952 में। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना 2 अक्टूबर 1952 को हुआ था। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। 8वीं योजना के अंतर्गत जीडीपी को निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था 5.6%। 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जीडीपी स्तर को बढ़ाने का लक्ष्य जो किया गया था यह था 5.6% किया गया था। नेक्स्ट है 1991 की आर्थिक नीति का लक्ष्य था उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण। 1991 की आर्थिक नीति का लक्ष्य था, 1991 में आर्थिक नीति आया था उसका लक्ष्य था उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण था। भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री। अभी नीति आयोग के कौन होते हैं? अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का स्वरूप है क्या बोलते हैं, परामर्शदाता संस्था थी। योजना आयोग जो था यह परामर्शदाता संस्था थी। भारत में 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक था। 1992 से 97 8वीं पंचवर्षीय योजना, और 9वीं था 97 से 2002, 10वीं था 2002 से 2007, और 11वीं हो जाएगा 7, 5, 12 2012 तक, और 12वीं हो जाएगा 12 से 17 तक हो जाएगा। इसी के बीच में 12वीं खत्म करके क्या बना दिया गया? योजना आयोग को खत्म करके ये बना दिया गया नीति आयोग बना दिया गया। योजना आयोग का गठन जो 1950 में हुआ था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के काल के लिए सेवा की औसत वृद्धि लक्षित दर था 10% था। 12वीं पंचवर्षीय योजना काल के लिए सेवा क्षेत्र में औसत लक्षित वृद्धि दर थी 10% था। रोलिंग प्लान जनता पार्टी शासनकाल में। वह पंचवर्षीय योजना जिसमें तीव्रतर संपोषणीय तथा अधिक समावेशी विकास का दृष्टिकोण रखा गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना में। 12वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्रतर संपोषणीय तथा अधिक समावेशी विकास का दृष्टिकोण रखा गया था। वह पंचवर्षीय योजना जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी और नीति योजना आयात संशोधन निर्माण अपनाई गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है। जनसंख्या वृद्धि भारतीय नियोजन का उद्देश्य नहीं है। राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव दिया था चलैया समिति के द्वारा। चलैया समिति के द्वारा राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव दिया गया था या चलैया समिति
राजकोष के घाटा का नया परिभाषा का सुझाव दिया था। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था प्रथम पंचवर्षीय योजना के काल में 1952 में हुआ था। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रथम पंचवर्षीय योजना के काल में 1952 में हुआ था। 1950 में भारत के योजना आयोग का गठन सरकारी आदेश पर किया गया था। दुर्गापुर, भिलाई तथा राउरकेला इस्पात कारखाना का स्थापना दूसरा पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। दुर्गापुर, भिलाई तथा राउरकेला इस्पात कारखाना की स्थापना दूसरे पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था। नौवीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 कारक से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी, उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन होती है। कारक से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होती है, उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन होती है। एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तु व सेवाओं के मूल्य को कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी कहते हैं। जीडीपी किसे कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद क्या है? वह एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य, कुल मूल्य को जीडीपी कहते हैं। इकाई संतुलन बजट गुणांक का तात्पर्य है कि अगर करों में 1 रुपए की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपए बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय 1 रुपए बढ़ेगी। यदि संतुलित बजट जो है तात्पर्य है कि अगर 1 रुपए की वृद्धि होती है तो सरकारी व्यय भी 1 रुपए बढ़ जाता है। अगर पैसा कमाइएगा तो 1 रुपए खर्चा भी हो जाएगा तो क्या होगा? औसत राष्ट्रीय आय भी 1 रुपए ही हो जाएगी। जिसके कारण राष्ट्रीय आय से के चक्राकार प्रभाव का आकार घटता है वह है आयात। आयात के कारण जो है राष्ट्रीय आय का चक्राकार प्रभाव घट जाता है। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है उत्पादन के साधन से आय। उत्पादन के साधनों के आय से आय को बोलते हैं राष्ट्रीय आय। उत्पादन के साधनों से आय को ही बोलते हैं राष्ट्रीय आय। जीडीपी का मतलब सकल घरेलू उत्पाद होता है। सकल घरेलू उत्पाद को जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक प्रति व्यक्ति आय होती है। देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक ही प्रति व्यक्ति आय होती है। जीडीकेपी सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता थे उम्बेर्टो सुल्पासो जो थे, या सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद मतलब जीडीकेपी के शब्द के खोजकर्ता थे उम्बेर्टो सुल्पासो। सकल घरेलू उत्पाद की जिसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया वह है किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवा को ही सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। लॉरेंज वक्र देश के व्यक्ति की आय विषमता ज्ञात करता है। किसके द्वारा देश के व्यक्तियों की आय की विषमता ज्ञात होता है? यह होता है लॉरेंज वक्र के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का लेखा परीक्षण प्रकाशित किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का लेखा प्रकाशित किए जाते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है उत्पाद और आय विधि द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है उत्पाद और आय विधि के द्वारा। जिस अर्थशास्त्री ने राष्ट्रीय आय पर पूर्वगामी कार्य किए थे वे थे बी के बी आर राव जो थे यह थे ऐसे अर्थशास्त्री थे जो आय का पूर्वगामी कार्य किए थे। केंद्र सरकार की अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है उत्पाद शुल्क से। केंद्र सरकार के अधिकतम अधिकतम राजस्व प्राप्ति था उत्पाद शुल्क से। 1991 में भारत के आर्थिक सुधार को अपनाने का मुख्य तत्कालीन कारण था यह भुगतान संतुलन का संकट था। इसलिए भुगतान संतुलन का संकट के कारण 1991 में भारत में आर्थिक सुधार को अपनाया गया था। वह मॉडल जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित महालनोबिस मॉडल था। दूसरा पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास जो था कृषिगत विकास उन्मुख समृद्ध था। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास जो था कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि था। जिस भारतीय योजना का उद्देश्य अधिक तीव्र अधिक समावेशी की सतत वृद्धि था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में 12वीं पंचवर्षीय योजना में भारत योजना का उद्देश्य था अधिक तीव्र अधिक समावेशी और सतत वृद्धि था। पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है योजना आयोग। भारतीय नियोजन के वस्तुकार थे पीसी महालनोबिस थे। भारतीय नियोजन के वस्तुकार थे पीसी महालनोबिस थे। पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि। 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था समानता के साथ वृद्धि और न्यायपूर्ण वितरण। 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था समानता के साथ वृद्धि और न्यायपूर्ण वितरण था।
जब सातवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी, सातवीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में, नीति आयोग आरंभ हुआ था जनवरी 2015 में, नीति आयोग 2015 जनवरी में। वह योजना जो अनावृष्ट और दो युद्धों के कारण प्रभावित हुआ, तीसरा पंचवर्षीय योजना जो था यह था अनावृष्ट और युद्ध के कारण में प्रभावित हुआ था। तीसरा पंचवर्षीय योजना सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था लोक भागीदारी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था लोक भागीदारी। पहली पंचवर्षीय योजना जिस मॉडल पर आधारित है हैरोल्ड डोमर मॉडल। पंचवर्षीय योजना स्वीकृति देने वाले सर्वोच्च निकाय को राष्ट्रीय विकास परिषद कहते हैं। पंचवर्षीय योजना की स्वीकृति देने वाले राष्ट्रीय निकाय को राष्ट्रीय विकास परिषद कहते हैं। सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना के कुल व्यय में सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र का हिस्सा कम होता है। सातवीं एवं आठवीं पंचवर्षीय योजना के कुल व्यय में सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र का हिस्सा कम होता है। छठी पंचवर्षीय योजना की उल्लेखनीय उपलब्धि थी इलेक्ट्रॉनिक सामानों का प्रचुर उत्पादन रहा था, इसलिए इसे द्रुतगामी उद्योग कहा गया था। छठी पंचवर्षीय योजना की उल्लेखनीय उपलब्धि था इलेक्ट्रॉनिक सामानों का प्रचुर उत्पादन रहा था, इसलिए इसे द्रुतगामी उद्योग कहा गया था, द्रुतगामी उद्योग। नौवीं पंचवर्षीय योजना आरंभ हुआ था 1997 में। भारत में पंचवर्षीय योजना आरंभ हुआ 1951 से स्टार्ट, अप्रैल 1951 से स्टार्ट हुआ था। पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी का निवारण था। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी निवारण। पांचवी पंचवर्षीय योजना का निवारण क्या बोलते पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी निवारण। 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रति वर्ष रोजगार का लक्ष्य निर्धारित किया गया था 5 करोड़। 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रति वर्ष रोजगार लक्ष्य निर्धारित किया गया था 5 करोड़। 10वीं पंचवर्षीय योजना में भारत में पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए उत्तरदायी योजना आयोग है। योजना आयोग का उपाध्यक्ष समक्ष होते हैं कैबिनेट मंत्री के। पांचवी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की जा सकती थी 1 अप्रैल 1900 सॉरी पांचवी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की जा सकी क्योंकि 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1979 के बीच में यह पांचवी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की जा सकी थी। नौवीं पंचवर्षीय योजना खत्म हुआ था 2002 में। 10वीं पंचवर्षीय योजना आरंभ 2002 से हुआ। इस वर्ष को भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया का आरंभ काल माना गया 1991 को। आर्थिक सुधार की प्रक्रिया का आरंभ जो था 1991 में। औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने प्रस्ताव किया था मिश्रित अर्थव्यवस्था का। औद्योगिक नीति संकल्प ने 1948 में प्रस्तावित किया मिश्रित अर्थव्यवस्था का। मिश्रित अर्थव्यवस्था 1948 से प्रारंभ हुआ। पूर्व पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया 2017 में। पूर्व पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया 2017 में। व्यापक तौर पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों में बटा है और तृतीय क्षेत्र का नाम है सेवा क्षेत्र। कुल जनसंख्या से विभाजित देश की कुल आय औसत आय जिसे कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। कुल जनसंख्या से विभाजित देश की कुल आय औसत आय है जिसे हम लोग कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचक है प्रदान किया जाता है प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि को ही बोलते हैं आर्थिक विकास कहते हैं। आर्थिक विकास वह सबसे अच्छा सूचक प्रदान किया जा सकता है प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि होगा तो आर्थिक विकास होगा। आय की असमानता मापी जाती है गिनी लॉरेंज अनुपात से। आय की असमानता को मापते हैं गिनी लॉरेंज अनुपात द्वारा। गिनी लॉरेंज अनुपात के द्वारा आय की असमानता को मापी जाती है। भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि था 1980 से 85। 1980 से 85 था छठी पंचवर्षीय योजना का अवधि था। भारत में तीसरा पंचवर्षीय योजना तथा चौथे पंचवर्षीय योजना का अंतराल था 3 वर्ष का। भारत में तीसरे पंचवर्षीय योजना और चौथे पंचवर्षीय योजना में अंतराल 3 वर्ष का था। तीसरा और चौथा के बीच में 3 वर्ष का अंतराल था। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनआई की कुल आबादी से भाग देने पर प्राप्त औसत के रूप में प्रति व्यक्ति आय विकास का घोतक है। यह मिथक है, यह कथन है दीनदयाल उपाध्याय का। दीनदयाल उपाध्याय का कथन था कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद यह जो था जीएनआई के को कुल आबादी से भाग देने पर प्राप्त औसत रूप से प्रति व्यक्ति आय विकास का घोतक है। यह मिथक है, यह कथन था दीनदयाल उपाध्याय का। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का समस्या असंगठित क्षेत्र में होता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या असंगठित क्षेत्र में है। नीति आयोग अस्तित्व में 1 जनवरी 2015 को आया। भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-5 से बदलकर अभी कर दिया 11-12 है। भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत मूल्य सूचकांक 2004-5 से बदलकर 2011-12 किया है। भारत के बिहार राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है। बिहार का न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है। नेक्स्ट कृषि, अगला टॉपिक है कृषि उद्योग एवं व्यापार एवं आधारभूत संरचना, जिसमें है
TMSI का पूरा नाम है क्रेडिट गारंटी फॉर ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस है। CGTMSE का पूरा नाम है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस है। नेक्स्ट है GNSURM का संबंध है शहरी अधोसंरचना से। JNNURM का संबंध है शहरी क्या होता है अधोसंरचना से। 102 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की शुरुआत 2019 में किया गया था। काउंटिंग इफेक्ट प्रभाव एक ऐसा परिघटना है जो बाजार अर्थव्यवस्था क्षेत्र में सरकार की बढ़ती प्रभाविता होने से उत्पन्न होता है। यह मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष में काउंटिंग इफेक्ट जो है प्रभाव है काउंटिंग इफेक्ट वह ऐसी परिघटना है जो बाजार अर्थव्यवस्था में सरकार की बढ़ती प्रभावित होने से उत्पन्न हो जाता है। यह होता है मांग जब बढ़ जाएगा बाजार में तो यह प्रभावित होता है और आपूर्ति पक्ष को। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP में 8 कोर सेक्टर का संयुक्त भार है 40.27%। भारतमाला आर्थिक गलियारा परियोजना लक्षित लंबाई था 26,000 किलोमीटर। भारतमाला आर्थिक गलियारा परियोजना का लक्षित लंबाई 26,000 किलोमीटर। भारत सरकार ने सार्वजनिक निजी पार्टनरशिप भागीदारी सिद्धांत पर वंदे मातरम योजना को फरवरी 2004 से शुरू किया था। भारत सरकार वंदे मातरम योजना फरवरी 2004 से शुरुआत किया था सार्वजनिक निजी पार्टनरशिप भागीदारी पर। नीली क्रांति मिशन संबंधित 2020 तक 3 गुना मछली उत्पादन था। नीली क्रांति मिशन के तहत 2020 तक 3 गुना मछली उत्पादन करना था। भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुआ था। यह हुआ था 6 अप्रैल 1948 को। 6 अप्रैल 1948 को भारत में पहला औद्योगिक नीति जारी हुआ था। 6 अप्रैल 1948 को। एक कृषि उपज जिसका भारत विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादक है कपास का है। एक कृषि उपज जिसका भारत विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादक है कपास का है कपास। SIZ अधिनियम 2005 का उद्देश्य अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादक वस्तु और सेवा के निर्यात को बढ़ाना रोजगार निर्माण करना। SIZ अधिनियम 2005 का उद्देश्य था अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन करना, वस्तु और सेवा का निर्यात को बढ़ाना और रोजगार निर्माण करना। सरकार ने अशोक दलाई समिति का गठन किया जिसने सिफारिश किया कि किसान की आय कैसे दोगुनी हो जाए। सरकार ने अशोक दलाई समिति गठन किया जिसने सिफारिश किया कि किसान की आय कैसे दोगुनी की जाएगी। भारतमाला परियोजना का मुख्य केंद्र था माल ढुलाई एवं यात्रा की गति को बढ़ाना। दक्षता के अनुकूल था यह। भारतमाला परियोजना का मुख्य केंद्र था माल ढुलाई एवं यात्री की गति को दक्षता का अनुकूलन करना था। कृषि की वह प्रविधि जो भारत में चाय, कॉफी और रबर के उत्पादन के लिए अपनाई जाती है वाणिज्य है। कृषि की वह प्रविधि जो भारत में चाय, कॉफी और रबर के उत्पादन में अपनाई गई है वाणिज्य कृषि बोलते हैं। चाय, कॉफी और रबर के उत्पादन को वाणिज्य कृषि। नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक का लक्ष्य था ग्रामीण साख के लिए। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि के मापने के लिए यह संस्था का नाम है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक जारी करता है। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए यह संस्था का नाम है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। संस्थान औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक जारी करता है। पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधा प्रदान करना प्रभावित किया गया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा शुरू किया गया था। पूरा ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय सुविधा प्रदान करना यह प्रारूप प्रस्तावित किया गया था APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है 1 हेक्टेयर से कम है। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम है। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध था हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध था हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति से। नंदीग्राम सेज में नीति के अंतर्गत जो समूह आता है उसका नाम है सलीम समूह। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन कर्नाटक में होता है। भारत के द्वितीय हरित क्रांति के संबंध सही कथन कौन सा है? इसका लक्ष्य हरित क्रांति में अब तक लाभान्वित न होने वाले बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी और मत्स्य पालन का 7 सहिष्णु उत्पादन को समाकलन करना था। भारत में द्वितीय हरित क्रांति का संबंध था। इसका लक्ष्य था हरित क्रांति में अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्र जैसे बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विकास करना। इसका लक्ष्य था पशुपालन, सामाजिक वानिकी के तथा मत्स्य पालन के साथ
शहतूत उत्पादन का समाकलन करना था द्वितीय हरित क्रांति में। दूसरे हरित क्रांति का लक्ष्य था हरित क्रांति में अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्र जैसे बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना दूसरा हरित हरित क्रांति में लक्ष्य था। इसका लक्ष्य था पशुपालन जैसे सामाजिक, वानिकी और मत्स्य पालन का सह उत्पादन को समाकलन करना था। भारत का वह प्रथम राज्य जिसने मसाला बॉन्ड जारी किया था केरल था। यह भारत में औद्योगिक वित्त का स्रोत नहीं है नाबार्ड। भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है किसान को मकान ऋण, यह भूमि के क्षेत्र में नहीं है। विभाजन विभाजन के कारण भारत का जूट तथा रुई उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ था। विभाजन के कारण भारत का जूट और रुई उद्योग प्रभावित हो गया। भारत में कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। भारत के कपड़ा उद्योग में जो सबसे ज्यादा लोग लगे हुए हैं कपड़ा उद्योग में। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र लगा था सिंदरी में भारत का पहला उर्वरक संयंत्र लगा था। नेक्स्ट है, देश में विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अनैतिक दृष्टि के सामने निर्यात किया था। भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि है 1 जुलाई से 30 जून के बीच में भारत में कृषि फसल अवधि है। भारत में फसल वर्ष मनाते हैं 1 जुलाई से 30 जून के बीच में। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या में श्रमिक सक्रिय सूती वस्त्र उद्योग में। भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग डाल्टन ने किया था। भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग डाल्टन ने किया था। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में होने वाले प्रवाह शामिल किया जाता है पूंजीगत खाते की जमा मदों में। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह के शामिल करते हैं पूंजी खाते के जमा मदों में। महारत्न नहीं है, बीएसएनएल महारत्न कंपनी नहीं है। महाराष्ट्र के साथ स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति घोषणा 1948 में 6 अप्रैल को हुआ था। महारत्न का दर्जा है जेल GAIL कंपनियों को नवरत्न कंपनी में शामिल है एम टी एन एल ये जो है MTNL है नवरत्न कंपनी में शामिल है। आज नवरत्न का अर्थ है केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा कंपनी को दिया गया दर्जा को बोलते हैं नवरत्न कहते हैं। केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा कंपनी का दर्जा जो होता है उसे नवरत्न कहते हैं। भारत में सूती वस्त्र का सबसे अधिक कारखाना महाराष्ट्र में, सूती वस्त्र का ज्यादा कारखाना महाराष्ट्र में है। कागज उद्योग को सरकार द्वारा संरक्षण प्रदान 1925 से किया जा रहा है। कागज उद्योग का संरक्षण। अपर अपर इंडिया पेपर मिल लखनऊ में स्थापना 1879 में हुआ था। 1879 में अपर इंडिया लखनऊ मिल पेपर मिल की स्थापना किया गया था। उपभोक्ता उद्योग होता है चीनी उद्योग को उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से के पूर्व भारत के विदेशी व्यापार में देश की प्रधानता थी इंग्लैंड का। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में विदेशी व्यापार देश की प्रधानता इंग्लैंड के पास था। कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कृषि पर लागू कर दिया गया था 1948 में। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कृषि पर भी लागू हुआ था 1948 में। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज मुंबई है। 123वां समझौता संबंधित है परमाणु समझौता है। 123वां समझौता परमाणु समझौता से संबंधित है। कर संचालन संबंधी सुधार के लिए गठित समिति का नाम था चलैया समिति। चलैया समिति जो था कर टैक्स की संरचना संबंधी सुधार के लिए था चलैया समिति। बोकारो इस्पात कारखाना में जिस विदेशी देश का सबसे ज्यादा सहयोग था पूर्व सोवियत संघ रूस का जो ज्यादा सहयोग था बोकारो इस्पात कारखाना में ज्यादा सहयोग किया गया था। भारत में वह निर्माण उद्योग जो सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है वह सूती वस्त्र उद्योग ज्यादा रोजगार देता है। सभी उपभोक्ताओं की मांग को एक साथ वस्तु के मूल्य के विभिन्न स्तर पर शामिल करता है बाजार की मांग जो है। सभी उपभोक्ता की मांग को एक साथ वस्तु के मूल्य के विभिन्न स्तर को शामिल करता बाजार की मांग होता है। भारत का पहला राज्य जिसने विशेष रूप से एसएजेड स्थापित करने के लिए पॉलिसी लॉन्च किया था उत्तराखंड था। उत्तराखंड ऐसा किया था। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि साख के लिए उच्च संस्थान नाबार्ड है। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि साख के लिए उच्च संस्थान नाबार्ड है। नेफेड एक सरकारी संगठन है। सहकारी संगठन नेफेड है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल हुआ था चाइनीज प्रयोग की लाइन पर आधारित है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल चाइनीज प्रयोग की लाइन पर आधारित है। स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ एंड इंटर्नशिप एंड स्किल की शुरुआत 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा SHREYS 2019 शुरू किया गया फरवरी में। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में जोर दिया गया था सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 जोर दिया था सार्वजनिक
सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर दिया, सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर दिया जाता है। नेक्स्ट, बैंकिंग एवं कर प्रणाली केंद्र राज्य वित्त संबंध में, जिसमें पहला प्रश्न है, केंद्र बैंक का कार्य क्या होता है? केंद्र बैंक का कार्य है रेपो रेट का प्रबंधन करना, वाणिज्य बैंक को ऋण देना, सरकार को बैंकिंग सुविधा प्रदान करना। केंद्र बैंक आरबीआई का जो कार्य है रेपो रेट का प्रबंधन करना, वाणिज्य बैंक को ऋण देना और सरकार की बैंकिंग सुविधा बनाए रखना, ये सभी आरबीआई का कार्य है। कुल जमा का अनुपात जो एक एक वाणिज्य बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना होता है उसे कहते हैं नकद आरक्षित अनुपात कहते हैं। कुल जमा का कुल जमा का अनुपात जो वाणिज्य बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना होता है उसे कहते हैं नकद आरक्षित अनुपात कहते हैं। भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष थे सर सर ऑस्टिन चैम्बरलेन थे। वर्ष भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन के अध्यक्ष थे सर ऑस्टिन चैम्बरलेन। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफबी को यूनिवर्सल बैंक परिवर्तन के लिए पात्रता मापदंड क्या होता है? न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1000 करोड़ होना चाहिए, तब उसे भारतीय रिजर्व बैंक एक स्मॉल फाइनेंस बैंक कह सकता है। न्यूनतम कितना होना चाहिए? उसका संपत्ति 1000 करोड़ होना चाहिए। भारतीय रुपये का महीनों में 2 बार अवमूल्यन किया गया 1991 में। भारत के रुपये का महीना में 2 बार अवमूल्यन किया गया था 1991 में। भारत में निर्गम प्रणाली आधारित होती है न्यूनतम कोष प्रणाली पर। भारत में न्यूनतम और निर्गम प्रणाली जो होती है यह होता है न्यूनतम कोष प्रणाली होता है। भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक है आरबीआई है। भारतीय बैंक प्रणाली में सबसे उच्चतम बैंक आरबीआई है। ऐसा कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित किया जाता है वह है केंद्रीय उत्पाद शुल्क है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क ऐसा कर है जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में बांट दिया जाता है। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है निवेश बैंक का। बीमा निगम उदाहरण है एक निवेश बैंक का। आईएफएससी कोड में कितने अंक होते हैं? 11 अंक होते हैं। आईएफएससी कोड में 11 अंक होते हैं। मुद्रा का प्रारंभिक कार्य होता है मूल्य का माप करना। मुद्रा का प्रारंभिक कार्य होता है मूल्य का माप करना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण करता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में ऋण के अनौपचारिक स्रोत का कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण करता है भारतीय रिजर्व बैंक। नवंबर 2016 में मुद्रा के विमुद्रीकरण का मूल्य लगभग 15,41,793 करोड़ रुपया था। लौटाई गई मुद्रा का करेंसी जो था इसमें 15,31,073 करोड़ रुपया लौटाया गया था, जिसमें पूरा मुद्रा का मूल्य था 16 में कितना? 15,41,793 करोड़, जिसमें से लौटाया गया 10,000 करोड़ नहीं लौटाया गया था। नेक्स्ट धन होता है, वस्तु को धन मानते हैं। घरेलू उत्पाद पर कर का मूल्य वर्धित कर वेट के रूपांतरण की प्रथम सिफारिश राज्य चलैया कमेटी के द्वारा किया गया था। घरेलू उत्पाद करों का जो मूल्य वर्धित कर था वैट में रूपांतरित का प्रथम सिफारिश राज्य चलैया कमेटी द्वारा किया गया था। मुद्रास्फीति न्यायपूर्ण है परंतु अपस्फीति जो है अनुसूचित अक्षव्य है, यह कथन था जे.एम. किन्स का कथन था कि मुद्रास्फीति न्यायपूर्ण है परंतु अस्फीति जो है अनुचित है, अक्षव्य है, यह कथन था एम किन्स का। भारत एवं सेवा कर जीएसटी जो है, भारत में सेवा कर जो जीएसटी 1954 में लागू करने का पहला देश फ्रांस था। 1954 में लागू किया था पहला देश जीएसटी लागू करने वाला फ्रांस था 1954 में। वह मंत्रालय जो 11 प्रमुख आधारभूत क्षेत्र का देखरेख निगरानी करता है उसे कहते हैं सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय बोलते हैं। वह मंत्रालय जो 11 प्रमुख आधारभूत क्षेत्रों की देखरेख निगरानी करता है उसका नाम है सांख्यिकी एवं क्रियान्वयन मंत्रालय है। नेक्स्ट इसमें है क्या है ISIO कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम हुआ था 1948 में पारित किया गया था। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो मुद्रा की मांग घटती है, यह है ब्याज दर में कमी होता तब ब्याज दर में कमी आती है। जब मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है और मुद्रा की मांग घटती है तब ब्याज दर में कमी होती है। समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय प्रणाली नियमावली के साथ में भारत में विदेशी विनिमय के संकेत को प्रकाशित करता है। नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक हेतु लक्ष्य था ग्रामीण साख को बढ़ाना।
अंतरिम चल निधि संयोजित सुविधा ILSF को सुझाया गया था नरसिंह सिंह समिति के द्वारा। संशोधन मूल्य वर्धित कर जो है एमबोट जो संबंधित है उत्पादन कर से, वह संस्था जो भारत में फर्मों में चौथी तिमाही में लाभ की वृद्धि दर में कमी की पुष्टि करता हुआ RBI है। मुद्रा का मूल्य मुद्रा का मूल्य या मुद्रा की क्रय शक्ति बदलती है, मूल्य मूल्य स्तर के उत्क्रमानुपाती में बदलता है। भारतीय रिजर्व बैंक वह विभाग है जो करेंसी नोट जारी करने हेतु जिम्मेदार है। निर्गमन विभाग को फिएट मुद्रा कोई मुद्रा नहीं मुद्रा है कोई भी मुद्रा है फिएट मुद्रा कोई भी मुद्रा है जिसमें सरकार वैध मुद्रा घोषित करता है। इसके अलावा इस प्रकार के पैसे को सोने या चांदी की भौतिक वस्तु द्वारा सम्मिलित नहीं किया जा सकता, उसे फिएट मुद्रा कहते हैं। मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है साधन बाजार, जो साधन बाजार मुद्रा का उप बाजार नहीं है। भारत में सहकारी बैंकों के संदर्भ में सही कथन है, सहकारी बैंक नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर काम करती है। भारत में सहकारी जो बैंक है यह नो बैंक नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम करती है। भारत में ऋण सृजन का नियंत्रण एवं निगरानी करता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में ऋण सृजन का नियंत्रण एवं निगरानी कार्य करता है रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक जो है क्या क्या RBI जो है यह है केंद्र सरकार की ओर करेंसी नोट जारी करता है RBI। ब्याज दर किस पर भारतीय रिजर्व बैंक को रकम देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक से पैसा मांगते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी के पीछे तकनीक ब्लॉकचेन की तकनीक है। नगद आरक्षित अनुपात को कम करने में अर्थव्यवस्था पर क्या निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। जब नगद आरक्षित अनुपात को कम करेंगे तो अर्थव्यवस्था प्रभाव पड़ेगा। पहला, बैंक के पास तरलता का लाभ होगा, अर्थव्यवस्था में निवेश में वृद्धि देखने को मिलेगा, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी और वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2025 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का कुल मूल्य है यह है 676.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2025 में भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का कुल मूल्य है 676.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 676.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर है 2025 में रिजर्व बैंक के अनुसार। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र करों में विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा 10.6% है 10.6%। भारत में राजस्व घाटा का तात्पर्य क्या होता है। भारत सरकार को अपने उन व्यय को वित्त पोषण के लिए उधार देने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करती है। राजस्व घाटा से मतलब होता है भारत सरकार अपने उन व्यय को वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते, उसे वित्तीय घाटा कहते हैं। वह वाणिज्य बैंक जो विश्व के शीर्ष 100 बैंक में शामिल है भारतीय स्टेट बैंक SBI जो है यह है 100 शीर्ष विश्व के 100 शीर्ष बैंक में शामिल है। भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्विक घोषित किया था। अर्थव्यवस्था का इसका संबंध था निर्यात को लाभान्वित करने के लिए। भारत में कृषि पूर्ण वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर पर के बैंक का नाम क्या है। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक है। भारत में कृषि पूर्ण वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर पर जो बैंक काम करता है उसका नाम है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक है। 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्र राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत भाग है 42% है। 15वें वित्त आयोग में यह 41% हो गया है। गुल्लक बच्चा बैंक यह पटना में था। वह बॉन्ड जिसके द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजार में विदेशी मुद्रा के बाजार रुपया में पैसा जुटाते हैं, यह है मसाला बॉन्ड के तहत। भारत में सेवा कर की सिफारिश हुआ था राष्ट्र चलैया समिति के द्वारा। भारत में सेवा कर की सिफारिश राजा जे चलैया समिति से द्वारा किया गया था। वह कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है राज्य द्वारा एकत्रित एवं आवंटित करते हैं वह स्टाम्प शुल्क होता है। केंद्र सरकार लगाता है और राज्य सरकार इसको एकत्रित करता आवंटित करता, यह है स्टाम्प। बैंक दर का आशय होता है केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को बैंक दर कहते हैं। नेक्स्ट है भारत में निर्यात आयात बैंक की स्थापना हुआ था 1982 में। भारत में निर्यात आयात बैंक 1982 में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1964 में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1964 में। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की स्थापना 1955 में हुआ था। औद्योगिक और वित्त निर्माण बैंक बोर्ड की स्थापना 1987 में। औद्योगिक और वित्त निर्माण बैंक की स्थापना 1987 में हुआ था। भारत में औद्योगिक ऋण और निवेश निगम 1955 में स्थापित हुआ था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1964 में। भारतीय निर्यात आयात बैंक 1982 में हुआ था। नेक्स्ट है ओपन जनरल लाइसेंस है, यह विदेशी व्यापार है। ओपन जनरल लाइसेंस है TRYSM। TSRM क्या है, रोजगार देने वाली योजना है यह। थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति के संबंधित है। थोक मूल्य सूचकांक नगद रिजर्व अनुपात को बोलते हैं, ऋण नियंत्रण करता है सरकार जो।
सरकारी व्यय को नियंत्रित करने के अधिकारी को वित्त मंत्रालय कहते हैं। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाले अधिकारी वित्त मंत्रालय कहलाता है। भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा, कपड़ा, वर्तमान में पेट्रोलियम उत्पाद पर निर्यात करता है, ज्यादा निर्यात करता है पेट्रोलियम और कपड़ा पे। कपड़ा पहले करता था, अभी पेट्रोल पे ज्यादा निर्यात कर रहा है। विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है गर्म मुद्रा। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है उसे गर्म मुद्रा कहते हैं। भारत में बजट घाटे को पूर्ण करने के लिए तथा ट्रेजरी बिल का समाप्त किया गया है 31 मार्च 2000 1997 31 मार्च 1997 को भारत में बजट घाटे को पूर्ण करने के लिए ट्रेजरी बिल को समाप्त कर दिया गया है। भारत में सेवा कर प्रारंभ किया गया है। सेवा कर जो भारत में शुरू हुआ है 1994-95 में। रुपया को परिवर्तन का तात्पर्य है रुपया तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आजादी से परिवर्तन की अनुमति देना, इसे कहते हैं रुपया में परिवर्तना करते हैं। नेक्स्ट है संशोधन मूल्य वर्धित कर का संबंध है बिक्री कर से। संशोधित मूल्य कर बिक्री कर से संबंधित है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में। भारतीय जीवन बीमा की LIC का जो स्थापना 1956 में हुआ था। नई मुद्रा यूरो प्रारंभ किया गया 1999 से यूरो का प्रचलन शुरू हुआ। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर वित्त मंत्रालय का सचिव का होता है। वित्त मंत्रालय का सचिव का हस्ताक्षर 1 रुपया के नोट पे होता है। एक राजकोष की नीति का उदाहरण नहीं है। ब्याज दर राजकोष की नीति का उदाहरण नहीं है। प्रत्यक्ष करों में निगम कर के सरकार को अधिकतम राजस्व प्राप्ति होती है। प्रत्यक्ष कर में निगम कर से ज्यादा राजस्व की प्राप्ति होती है। दो परोक्ष कर है बिक्री कर और उत्पाद शुल्क, ये दोनों कौन से कर हैं? दो परोक्ष कर हैं। रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन जो है ये जुलाई 1951 में 91 में हुआ था, जुलाई 91 में। बैंकों द्वारा लगाए गए भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के रूप में क्रेडिट कार्ड को जानते हैं। प्लास्टिक मुद्रा के रूप में क्रेडिट कार्ड। क्षेत्र ग्रामीण बैंक जिसे ग्रामीण बैंकों के रूप में पुकारा जाता है वर्गीकृत है अनुसूचित वाणिज्य बैंक के रूप में। दुर्लभ मुद्रा हार्ड करेंसी का मतलब है विकसित देशों की मुद्रा को दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। नाबार्ड उधार देता है कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को। नाबार्ड जो है उधार देता है कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को। भारतीय मुद्रा छापी जाती है नासिक प्रिंटिंग प्रेस से। नासिक प्रिंटिंग प्रेस से भारतीय मुद्रा छापी जाती है। सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य है मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण करना। सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य होता है मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेश व्यापार में धन लाने की मदद करता है। एक्जिम बैंक के द्वारा भारत में रिजर्व बैंक भारत में विदेश व्यापार से धन लाने का काम करता है एक्जिम बैंक के द्वारा। भूमि विकास बैंक सहकारी उधार ढांचा का बैंक है। सबसे बड़ा एकल साधन जिसमें भारत में राजस्व कर के साथ सरकार की आय होती है निगमित कर कहलाती है। केंद्रीय सरकार का कर नहीं है भू राजस्व कर, केंद्र सरकार राज्य सरकार लेता है भू राजस्व कर को। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत यह आयकर होता है। आयकर सबसे बड़ा स्रोत होता है भारत में। भारत सरकार का आय का सबसे बड़ा स्रोत आयकर 25-26 के अनुसार बता रहा है। इसमें भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत अप्रत्यक्ष कर होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वित्त वर्ष में 6 बार आर्थिक नीति की समीक्षा की गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए मानक जो है CPI संयुक्त रूप से प्रयोग करता है। नई प्रणाली के अनुसार बैंक की उधार दर की गणना आधारित है धन के सीमांत व्यय पर होता है। वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में राजस्व तटस्थ दर का उदाहरण होता है वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के बीच में राजस्व GST के पहले के समान रहे। GST जो है यह है पहले के समान में था। 2 रुपया और उससे अधिक मूल्य की मुद्रा नोट देनदारी होता है भारतीय रिजर्व बैंक का होता है। 1 रुपया पर वित्त में होता है लेकिन 2 रुपया पर 2 रुपया और उससे ऊपर का मूल्य पर रिजर्व बैंक इंडिया का देनदारी होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रवासी भारतीयों के लिए राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था फेमा 2002 के अंतर्गत स्वीकृति किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक अप्रवासी भारतीयों के लिए राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था जो है फेमा 2002 के अंतर्गत स्वीकृति दिया है। वह इकाई जिसका मूल्य कागजी स्वर्ण पेपर गोल्ड के रूप में जाना जाता है वह है SDR जो है पेपर गोल्ड के नाम से जानता है, कागजी मुद्रा स्वर्ण के रूप में जाना जाता है। नरसिम्हा कमेटी ने संवैधानिक तरलता अनुपात की सीमा 25% तक लाने का सुझाव दिया था। वर्तमान में बीमा का नियामक जो है यह IRDA है। 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे AM खुसरो थे। 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार का विनियमन प्राधिकरण कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक है। सूक्ष्म बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक। मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है विनिमय का माध्यम मूल्य का मापक करना। मुद्रा का प्राथमिक कार्य जो है विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक करना होता है। विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापन करना होता है मुद्रा का कार्य होता है प्राथमिक कार्य।
व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? जमा स्वीकार करना और ऋण देना। व्यावसायिक बैंक का कार्य है जमा को स्वीकार करना और ऋण देना। जिस संस्थान को आरबीआई विनियमन नहीं करता है वह उपकरण एवं निवेश संबंधी संस्थान। रिवर्स रेपो रेट वृद्धि है, तरलता घटती है। रिवर्स रेपो रेट में अगर वृद्धि करेंगे तो तरलता घट जाती है। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि करेंगे तो तरलता घट जाती है। सर्वप्रथम बिटकॉइन को जिस देश ने कानूनी मुद्रा मान लिया वह है अल सल्वाडोर है। अल सल्वाडोर है। सर्वप्रथम प्रथम बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा मान लिया अल सल्वाडोर है। रेपो रेट है ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक के पास रकम मांगते हैं, पैसे जो है रिजर्व बैंक जो अपना पैसा जिससे देता है जो, या भारतीय बैंक जो रिजर्व बैंक से पैसा मांगते हैं उसको बोलते हैं रेपो रेट बोलते हैं। भारत में कागजी मुद्रा पहली बार प्रारंभ हुआ था 1861 में। कागजी मुद्रा 1861 में पहला बार प्रारंभ हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक इंडिया की प्रधान उधार ब्याज दर तय करता है, मौद्रिक नीति समिति करता है यह। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रधान उदार उदार ब्याज दर जो है यह मौद्रिक नीति नीति समिति तय करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जो है वर्तमान में संजय मल्होत्रा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा। आरक्षण आरक्षित नगद निधि अनुपात को समझाया जाता है जमा राशि का अंश जो बैंक आरबीआई के पास रखता है। आरक्षित नगद निधि अनुपात को समझाया जा सकता है जमा राशि का अंश जो बैंक आरबीआई के पास रखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि सीआरआर कम कर दी जाती है। तो सीआरआर कम कर देने से बैंक का दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाता है। बैंक का दर बढ़ने का प्रभाव कम हो जाता है सीआरआर कम कर देने से। रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है जनता को प्राप्त जमाओं का ब्याज देना। रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कोलकाता में। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। रुपे कार्ड पहला बार भारत के व्यावसायिक स्तर पर जारी 2012 में हुआ। रुपे कार्ड 2012 में जारी हुआ था पहला बार। राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक का नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक का नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। रुपये का चिन्ह डिजाइन वाला छात्र जो थे आईआईटी बम्बई में पढ़ने वाले उदय कुमार के द्वारा रुपया का चिन्ह आर जो चिन्ह दिया गया था। आईआईटी बम्बई में पढ़ने वाले छात्र थे। बैंक नोट प्रेस स्थित है देवास में। बैंक नोट प्रेस जो है देवास में स्थित है। 1 रुपये के नोट जारी किए जाते हैं। भारत सरकार के द्वारा 1 रुपया का नोट जारी करते हैं। भारत में 14 प्रमुख बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। 14 प्रमुख राष्ट्रों का बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। भारत में 10वीं मुद्रा प्रणाली शुरू की गई है 1957 ईस्वी में। 1957 में भारत में 10वीं मुद्रा प्रणाली शुरू किया गया है। गर्म मुद्रा कहा जाता है FII को। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेंशन को कहते हैं। केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़ी बैंकिंग व्यवस्था ऑनलाइन बैंकिंग जो है की आवश्यकता खातों का उपयोग, बिलों का भुगतान और एक खाते से दूसरे खाते में धन हस्तांतरण करने के लिए होता है। केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़ी बैंकिंग व्यवस्था। ग्रामीण बैंक का संस्थापक जो है मोहम्मद यूनुस। ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस। माइक्रो क्रेडिट अथवा गरीबों के साथ बैंकिंग का प्रस्ताव ग्रामीण क्रेडिट के स्तर में अपेक्षाकृत एक नई धारणा है। देश के साथ यह प्रस्ताव सफलतापूर्वक बांग्लादेश करार कर चुका है। बांग्लादेश के साथ किया गया है। भारत सरकार के रिजर्व बैंक का स्वामित्व अपने अधिकार में लिया था 1949 में। भारत सरकार ने रिजर्व बैंक का स्वामित्व अपने अधिकार में लिया 1949 में। पत्र मुद्रा जारी करने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में। पत्र मुद्रा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुआ था। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 1982 में। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 1982 में। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था। सहकारी जिला स्तरीय एजेंसी है। कोऑपरेटिव बैंक जो है सहकारी जिला स्तरीय एजेंसी है। बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध सीबीएस संकेतक समूह में सी का आशय कोर होता है। पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध धनात्मक होता है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम खाद्य और पेय होता है। यदि सरकार की कीमत स्टर्लिंग निर्धारित करती है तो समय कीमत से अधिक है तो मांग मात्रा जो है आपूर्ति की मात्रा से कम हो जाती है। बेरोजगारी व मुद्रास्फीति का संयुक्त घटक को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। बेरोजगारी व मुद्रास्फीति के संयुक्त घटक को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। किसी वस्तु में की कीमत में वृद्धि विपरीत है मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। मुद्रा के मूल्य में गिरावट होगा और वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगा तो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है। अगर कोई भी आइटम का दाम बढ़ जाए इसका मतलब क्या है कि मुद्रा के मूल्य में गिरावट हो गया है और वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो गया है।
जब अत्यधिक धन कुछ वस्तुओं का पीछा करता है तो ऐसी स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। जब अत्यधिक धन कुछ वस्तुओं का पीछा करता है तो ऐसी स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। गृहस्थनियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तु तथा सेवाओं और औसत कीमत को मापने वाला सूचकांक को उपभोक्ता कीमत सूचकांक कहते हैं। उपभोक्ता कीमत सूचकांक किसे कहते हैं? गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तु तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला सूचकांक को उपभोक्ता कीमत सूचकांक कहते हैं। अवमूल्यन का अर्थ होता है मुद्रा के मूल्य में कमी आना। अवमूल्यन का अर्थ होता है मुद्रा के मूल्य में कमी होना। विकसित देश में मुद्रास्फीति आकलन जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर की जाती है। विकसित देश में मुद्रास्फीति का आकलन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर किया जाता है। मुद्रास्फीति का समय लाभ में रहता है व्यापारी वर्ग। मुद्रास्फीति के समय लाभ में रहता है व्यापारी वर्ग। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है मुद्रास्फीति और सेवा का कर। सेवाओं पर कर जो है यह प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। अप्रत्यक्ष कर नहीं है, निगम कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर सीमा शुल्क होता है। अप्रत्यक्ष कर है सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर आयकर, इनकम टैक्स प्रत्यक्ष, डायरेक्ट टैक्स नहीं है। स्थानीय निकाय अपने अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती है गृह कार्य के लिए। राज्य सरकार का सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है बिक्री कर। बिक्री कर पर राजस्व प्रदान ज्यादा करता है। भारत में पूंजी खाते के परिवर्तनिया पर सीमित बनी गई है तारापोर समिति। तारापोर समिति जो था भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनिया पर समिति बनाई गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है भारत का विदेशी व्यापार और आर्थिक संगठन शेयर बाजार है, जिसमें पहला है कि वह भारतीय कंपनी जो बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है, बीएसएनएल बहुराष्ट्रीय नहीं है। वह कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पन्न या स्वामित्व रखती है उसे नियंत्रण को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? वह कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पन्न का स्वामित्व रखती है उसे नियंत्रण करती है, वह या वही बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। भारत की 2015 से 2020 में निर्यात ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों में स्वतंत्र आयात की अनुमति था। किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल होता है वस्तु और सेवा का व्यापार, पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान। किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल होता है वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान। भारत में निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित किया गया था विशेष आर्थिक क्षेत्र। यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ रही है तो भारतीय मुद्रा रुपये का अवमूल्यन हो जाता है। यदि विदेशी मुद्रा की मांग भारत में बढ़ रही है तो भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन होगा, मतलब भारत की मुद्रा का मूल्य घट जाएगा। परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपया में मूल्यों की गिरावट को कहते हैं रुपया का अवमूल्यन। परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये में मूल्य का गिरावट को कहते हैं रुपया का अवमूल्यन कहते हैं। कुछ देश की में माल एवं सेवा कर को कहते हैं मूल्य वर्धित कर कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ था 1995 में। 1995 में विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ था। हाल ही केंद्रीय बजट में एमएफए बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा में परिवर्तन दर 74% हो गई है। हाल ही में किसी एक देश के निवासी और शेष विश्व के निवासियों के बीच एक वर्ष में पूरे किए गए सभी आर्थिक लेन देन एक स्वामित्व रिकॉर्ड को कहते हैं भुगतान संतुलन कहते हैं। G7 का सदस्य नहीं है रसिया। रूस G7 का सदस्य नहीं है। ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होता है उसे कहते हैं वायदा बाजार कहते हैं, वायदा बाजार। डगलस 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा शुरू किया गया था मई 2006 में। 22 मई 2006 को डोलेक्स 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज शुरू हुआ था 2006 में। ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक है FTSE 100 है। ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक FTSE 100 है। इंडेक्स फंड है इक्विटी म्यूचुअल फंड जो स्टॉक में निवेश करता है उसे इंडेक्स फंड कहते हैं, इंडेक्स फंड। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी है। यह भारत में स्टॉक एक्सचेंज एवं पूंजी बाजार को नियंत्रण करने हेतु प्रमुख नियम बोर्ड है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो है यह भारत में स्टॉक एक्सचेंज एवं पूंजी बाजार को नियंत्रण हेतु प्रमुख सहायक नियामक बोर्ड है। नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है। भारत में सेवा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है। सेवा क्षेत्र में वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र के इक्विटी का विनिवेश वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं होता है। भारत में अर्ध शोधन निवारण अधिनियम 2005 में आया था। भारत में अर्ध शोधन निवारण अधिनियम 2005 में आया था। भारत में शब्द संक्षेप TRIMs का है व्यापार संबंधित निवेश उपाय। प्रभावी राजस्व घाटा केंद्र बजट में पेश हुआ था 2011-12 में। प्रभावी राजस्व घाटा केंद्र बजट में पेश किया गया है 2011-12 का।
ब्याज भुगतान का आइटम है राजस्व व्यय का। HDR 2025 के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक में 130 नंबर पे है। 130 नंबर पे भारत मानव विकास सूचकांक में, 1 नंबर पे नॉर्वे है, नहीं आइसलैंड है, आइसलैंड। 2025 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत 130वें स्थान पर है। व्यापार संतुलन संतुलन भारत के लिए अनुकूल था 1972-73 और 1976-77 में। भारत व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था 1972-73 और 1976-77 में। भारतीय विकास फोरम IDF पहले जाना जाता था भारतीय सहायता क्लब के नाम से, फोरम जो था ये। वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार USA है, अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है। WTO अस्तित्व में आया था जनवरी 1995 में। WTO जनवरी 1995 में अस्तित्व में आया था। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम अध्यक्ष पीटर सदरलैंड था। पीटर सदरलैंड WTO का पहला अध्यक्ष था। WTO का सबसे पहला अध्यक्ष का नाम था पीटर सदरलैंड। WTO जब आया था 1995 में जनवरी में। साप्ता का पूर्ण रूप है साउथ एशिया प्रिंसिपल ट्रेड एग्रीमेंट है साप्ता। नेक्स्ट टॉपिक है विकासशील एवं विकसित अर्थव्यवस्था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। वह उपागम जो अमर्त्य सेन से संबंधित है, अक्षमता उपागम अमर्त्य सेन से संबंधित है। भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य भारी उद्योग को स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ते जाता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तीसरा क्षेत्र का अंश बढ़ते जाता है। अर्थव्यवस्था में 1998 का नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को 1998 में अमर्त्य सेन को यह पुरस्कार दिया गया था। पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है, वह तीसरा क्षेत्र है। भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, अनियमित औद्योगिकरण के कारण, पश्चात सामाजिक अभिवृद्धि के कारण। भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त रूप से अभिप्राय है किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का सम्मिलित स्वामित्व है, इसलिए भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है क्योंकि तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, कृषि पर अधिक निर्भरता है, औद्योगिक उन्नत की मध्य गति के कारण। भारत को एक अल्प विकसित देश क्यों कहते हैं? क्योंकि तीव्र गति से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, कृषि पर अधिक निर्भरता है भारत में, और औद्योगिक उन्नत की मध्य गति है भारत में। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का आधार है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। भारत का नियोजन अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है शिक्षा और प्रशिक्षण जो है भौतिक नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय कृषि। जीवन निर्वाह कृषि प्रकार की कृषि है, एक ऐसी कृषि है किसान और उसका परिवार केवल अपने लिए स्थानीय बाजार के लिए अनाज का उत्पादन करता है, उसे जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। नेक्स्ट है जूट। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा उत्पादन जूट का होता है पश्चिम बंगाल में। चाय का ज्यादा उत्पादन असम में होता है। गन्ना का ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में। रबर का ज्यादा उत्पादन केरल में होता है। रबर ज्यादा केरल में उत्पादन होता है। गन्ना का उत्पादन ज्यादा होता है उत्तर प्रदेश में। चाय का ज्यादा उत्पादन होता है असम में। जूट का ज्यादा उत्पादन होता है पश्चिम चंपारण में। भारत में हरित क्रांति का श्रेय है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति का श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को है। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाए गए निर्गत उपाय जो है यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, PDS है। कृषि विपणन प्रणाली को सुधार के लिए भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS शुरू किया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP दिया गया है। बफर स्टॉक का रख रखाव किया गया है। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाए गए नीतिगत उपाय है सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS है, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP है और बफर स्टॉक रख रखाव है। नेक्स्ट है धूसर क्रांति का संबंध है उर्वरक से, फर्टिलाइजर से धूसर क्रांति का संबंध है। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन में लाल क्रांति है, टमाटर मांस लाल क्रांति, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, गुलाबी क्रांति प्याज का उत्पादन, धूसर क्रांति उर्वरक फर्टिलाइजर का उत्पादन संबंधित है। कार्बनिक कृषि एक ऐसा कृषि है प्रणाली है जिसमें कार्बनिक खाद पुनःचक्रित फॉर्म अपशिष्ट तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है। हरित क्रांति के से अभिप्राय क्या है? उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। हरित क्रांति का मतलब था उच्च उत्पाद और वैरायटी प्रोग्राम है। खरीफ की फसल प्रमुख है।
खरीफ की फसल का नाम है धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन। ये सभी खरीफ की फसल है। खरीफ की प्रमुख फसल का नाम है धान, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन है। अंतर्राष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक थे नॉर्मन बोरलॉग। अंतर्राष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक नॉर्मन नॉर्मन बोरलॉग। कपास की खेती के लिए मिट्टी उपयुक्त है काली मिट्टी। कैसे काली, कैसे कपास। रबी की फसल है आलू, जौ, चना, सरसों, गेहूं, मटर, मसूर। आलू, जौ, चना, सरसों, गेहूं, गेहूं और जौ, आलू, चना, सरसों, मसूर, मटर, ये सभी रबी फसल के उदाहरण हैं। भारतीय कृषि बीमा कंपनी वर्षा बीमा करती है। गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन उर्वरता का उपयोग करते हैं। तना काट आमतौर पर गन्ना के लिए किया जाता है। भारत में चावल उत्पादक राज्यों का सही क्रम बताइए। सबसे ज्यादा चावल का उत्पादक जो है आंध्र प्रदेश, फिर पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल है। भारत में आरोही क्रम है, सॉरी, ज्यादा कौन करता है उत्पादन? भारत में चावल ज्यादा उत्पादन करता है पश्चिम बंगाल, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, फिर आंध्र प्रदेश करता है। ब्राउन खाद खरपतवार नियंत्रण का हालिया दृष्टिकोण से अधिकतम प्रयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष धान बीजारोपण में ब्राउन खाद का प्रयोग किया जाता है। भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा। भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग पर। भारतीय खाद्य निगम भारत में एजेंसी खाद्य खरीद, वितरण और खाद्य उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है। भारतीय खाद्य निगम होता है। आयकर आयकर अधिनियम युवा धारा के अंतर्गत कृषि आय पर कर लगाने की छूट दी गई है। कितने मूल्य तक का? यह है धारा 10 के तहत असीमित मूल्य तक किया गया है। वर्ष 2020-21 के लिए भारत सरकार ने बजट में कुल 10 लाख करोड़ रुपया कृषि ऋण दिया गया था। भारत की जनसंख्या 50% कृषि पर निर्भर है। 50% से अधिक कृषि पर निर्भर है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या 90 लाख थी 2001 में। यह अभी तो और बढ़ गया है। सरकार फसलों के समर्थन कौन से मूल्य की घोषणा करती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकार फसलों का समर्थन में कौन सा मूल्य की घोषणा है? न्यूनतम समर्थन मूल्य का घोषणा है। हरित क्रांति की सफलता का उपलब्धि था बीज की उच्च पैदावार किस्म था, पर्यावरण सिंचाई सुविधा की गई थी, पर्याप्त सिंचाई सुविधा था, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक का प्रयोग किया गया था। हरित क्रांति में सफलता की उपलब्धि क्या था? बीजों में उच्च पैदावार वाला किस्म आ गया था, पर्याप्त सिंचाई सुविधा हो गया था और रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक का प्रयोग ज्यादा हुआ था। यह हरित क्रांति का उपलब्धि है। भारत में प्रमुख खाद्य फसल है चावल। भारत में प्रमुख खाद्य फसल चावल है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सार्वजनिक प्रगति किया है गेहूं के उत्पादन में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सार्वजनिक प्राप्ति किया है गेहूं के उत्पादन में। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है दाल का। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों है दाल का। नेक्स्ट टॉपिक है विविध है। क्रिसिकल की रेटिंग के अनुसार 2030 तक भारत कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार जो है कितना उम्मीद है 100 से 120 लाख करोड़ रुपया का हो जाएगा। क्रिसिकल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2030 तक भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ने का उम्मीद है? यह है 100 से 120 लाख करोड़ रुपया। यूपीआई का विस्तृत रूप क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। यूपीआई का विस्तृत रूप है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। साधन लागत पर एनएनपी बराबर होता है राष्ट्रीय आय। साधन लागत पर एनएनपी बराबर होता है राष्ट्रीय आय होता है। भारत में किस क्षेत्र में वैश्वीकरण वैश्वीकरण से अधिक लाभ प्राप्त हुआ? यह है सेवा क्षेत्र में। भारत में किस क्षेत्र की को वैश्वीकरण से अधिक लाभ मिला? यह सेवा क्षेत्रों को मिला है। नेक्स्ट, बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है आयात निर्यात बंद होना। मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मानव विकास सूचकांक प्रकाशित होता है। भारत में एक्सपोर्ट पीरियड इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक प्रकाशित करता है नीति आयोग। भारत में निर्यात तैयारी सूचकांक यह नीति आयोग जारी करता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल को समय समय पर प्रकाशित करने का कार्य केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो करता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच जो है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी करता है। अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम जो है मूल्य स्तर समष्टि अर्थव्यवस्था चर को प्रभावित करता है। अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम जो है मूल्य स्तर समष्टि अर्थव्यवस्था का चर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं सदस्यों के द्वारा। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया था 1961 में। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में किया गया था। जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि कितना? जल जीवन मिशन पर बजट की राशि 17,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। जल जीवन मिशन के सकल
सफल पर बजट जो खर्च होगा यह 7,000 करोड़ रुपया। स्वच्छ भारत मिशन लागू हुआ था 2 अक्टूबर 2014 से। 2014 में स्वस्थ भारत मिशन चालू किया गया था। केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना की समयावधि को बढ़ाया 2027 तक। 2027 तक केंद्र सरकार अटल भूजल योजना को समयावधि को बढ़ा दिया 2027 तक। गांधीवादी योजना का प्रारूप तैयार किया गया। एस एन अग्रवाल ने गांधीवादी योजना का प्रारूप तैयार किया था। भारत के प्रथम कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन वर्ष 2014 में राजस्थान से किया गया था। राजस्थान से प्रथम कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन 2014 से किया गया है। भारत के वित्त मंत्री के तौर पर सबसे लंबे समय काल के लिए पी चिदम्बरम का है। भारत में वित्त मंत्री के तौर पर सबसे लंबे कार्यकाल के लिए पी चिदम्बरम का है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी अभी कौन है? समीर कामत है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के चेयरमैन कौन है? समीर कामत है। समीर वी कामत अभी है भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के चेयरमैन है। भारत में मौजूद कुल शिपयार्ड के कितने शिपयार्ड हैं? 20 निजी शिपयार्ड हैं। शिपयार्ड निजी क्षेत्र में 20 है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में अधिक डीपीआईआईटी की स्थापना जो है 1995 में हुआ था। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन डीपीआईआईटी की स्थापना 1995 में हुआ था। कोर उद्योग के सूचकांक के मूल्य वर्ष को हाल में परिवर्तित किया गया है 1912-13 में। कोर उद्योगों के सूचकांक के मूल्य वर्ष को हाल ही में परिवर्तित किया गया 1912-13 में। वह प्रधानमंत्री जिसके नाम से राष्ट्रीय सौर मिशन शुरुआत हुआ, जवाहरलाल नेहरू के नाम से राष्ट्रीय सौर मिशन चालू किया गया। नीति आयोग के तत्वाधान में अटल इनोवेशन मिशन के तहत ACIC अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र की स्थापना 31 जुलाई 2019 को किया गया। नीति आयोग के तत्वाधान में अटल इनोवेशन मिशन के तहत ACIC अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र की स्थापना 31 जुलाई 1919 को किया गया है। ONGC तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का निगम के रूप में स्थापना 1956 में किया गया था। ONGC तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की निगम के रूप में स्थापना 1956 में किया गया था। दिवाला एवं शोध अक्षमता कोड को क्रियाशील किया गया है 2016 में। दिवाला एवं शोध अक्षमता कोड को क्रियाशील 2016 में किया गया है। नेक्स्ट, भारत में सूक्ष्म माइक्रो वित्तीय संस्थान की सूची में सम्मिलित नहीं। अटल पेंशन योजना यह सूक्ष्म वित्तीय संस्थान में सूची में शामिल नहीं है। वह संगठन जो निर्यात को भारत में गारंटी प्रदान करता है वह है निर्यात ऋण गारंटी कॉर्पोरेशन है। वह संगठन जो निर्यात को भारत में गारंटी प्रदान करता है वह निर्यात ऋण गारंटी कॉर्पोरेशन है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत गैर कृषि कार्य हेतु ऋण प्रदान की अवधि किया गया। 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन NK सिन्हा थे। 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन। प्रवर्तन निदेशालय जो यह है PMLA एवं FEMA दोनों अधिनियम लागू करता है। प्रवर्तन निदेशालय या जो भारत में विद्युत क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। यह पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को सुपरमार्केट को आपूर्ति श्रृंखला संबंधित है। फसल की कटाई के बाद की हानि को कम करने के लिए सुपरमार्केट की आपूर्ति श्रृंखला संबंधित है। फसल की कटाई के बाद की हानि को कम करना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है संबंधित है रिकॉग्निशन ऑफ फायर लर्निंग से। यह है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को अटल डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए RBI के द्वारा स्थापित 500 करोड़ के भुगतान अवस्थापन विकास कोष में RBI का अंशदान 250 करोड़ है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 250 करोड़ सिर्फ RBI दिया है। 500 करोड़ में 250 करोड़ RBI के कोष से पैसा दिया गया, अंशदान दिया गया है। भारत सरकार का वित्त वर्ष चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी हुआ 2005 से हुआ था। मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक सम्मिलित है। जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता दर होता है। मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक सम्मिलित होता है। जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता दर से मानव सूचकांक प्रभावी होता है। मानव विकास सूचकांक में प्रति जीवन प्रत्याशा शामिल होता है और प्रति व्यक्ति आय देखा जाता है और साक्षरता दर देखी जाती है। इस प्रकार से मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है। जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता दर देखा जाता है। तीन चीजें इसमें। भारत की नई आर्थिक नीति जो है 1991 में प्रभावी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर था। मेक इन इंडिया वैश्विक पहल प्रवर्तन किया गया 25 सितंबर 2014 को। मेक इन इंडिया जो भारत का ये पहल जो प्रवर्तन किया गया था यह 25 सितंबर 2014 को। वह राज्य जिसमें मान्यता स्टार्टअप का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, महाराष्ट्र में स्टार्टअप ज्यादा है।
वह भारतीय अर्थशास्त्री जिसको स्पेन के शीर्ष प्रिंसिपल ऑफ ऑस्ट्रिच पुरस्कार 2021 में दिया गया था, प्रोफेसर अमृत सेन को दिया गया था अर्थशास्त्र का, यह 2021 में सम्मानित किया गया है। वह भारतीय अर्थशास्त्री जिसको स्पेन के शीर्ष प्रिंसिपल ऑफ ऑस्ट्रिच पुरस्कार 2021 में दिया गया अमर्त्य सेन को। भारत में रेल बजट को आम बजट से मिला दिया गया 2017 में, अलग हुआ था 1924 में। नेक्स्ट है सहकारी आयोग। जो है सहकारी आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। सरकारी आयोग का संबंध केंद्र और राज्य से संबंधित है। श्री रंगराजन समिति का संबंध है गरीबी की माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए। श्री रंगराजन समिति था गरीबी की माप एवं कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए था। पोखर पारेख समिति था इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए पारेख समिति था। नर्सिंग समिति का संबंध बैंक क्षेत्र के सुधार से, बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से। नर्सिंग समिति का संबंध बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से। पारेख समिति का संबंध इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से है। श्री रंगराजन समिति का संबंध गरीबी की माप कार्यकारी की समीक्षा करने से है। सरकारी आयोग का संबंध केंद्र राज्य से संबंधित है। भारत में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का द्वितीय चरण जो समय अवधि के दौरान लागू किया गया, यह किया गया 2020 से 21 और 2024 से 25 में। सीपीआई प्रोजेक्ट है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा को सीपीआई सी प्रोजेक्ट कहा गया है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा को कहते हैं सीपीआई प्रोजेक्ट है। तेल के संकट के कारण अधिकांश विकसित देश में मुद्रास्फीति जनित मंदी हो जाती है। तेल के संकट के कारण अधिकांश विकसित देश में मुद्रास्फीति जनित मंदी होती है। एक गोल्डी लॉक्स अर्थव्यवस्था को दर्शाया गया है निम्न स्थिति स्थिर आर्थिक विकास को। एक गोल्डी लॉक्स अर्थव्यवस्था को दर्शाया गया है निम्न स्थिति स्थिर आर्थिक विकास द्वारा। भारत का सबसे ऊंचा वाणिज्य हवाई अड्डा का नाम है कुशोक बकुला रिचोब हवाई अड्डा। भारत का सबसे ऊंचा वाणिज्य हवाई अड्डा का नाम है कुशोक बकुला रिपेच हवाई अड्डा है। भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण प्रारंभ हुआ 1991 में प्रभावी हुआ था। क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन है। क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन योजना है। मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम है पीएम पोषण योजना। मध्याह्न भोजन योजना का नाम है पीएम पोषण योजना। इसमें किसने सामुदायिक विकास कार्यक्रम को मौन क्रांति की संज्ञा दी? जवाहरलाल नेहरू मौन क्रांति की संज्ञा सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बताएं। बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में सत्य कथन क्या है? एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह कंपनी होता है जो एक से अधिक देश में उत्पादन का स्वामित्व या नियंत्रण करता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने साथ प्रौद्योगिकी तकनीकी ला सकती है। नेक्स्ट है यदि सीमांत उपभोग प्रकृति एमपीसी 0.8 है तो गुणांक का मान 5 हो जाएगा। यदि सीमांत उपभोग की प्रकृति 0.8 है तो गुणांक का मान 5 हो जाएगा। सरकार द्वारा अवरोध अथवा प्रतिबंध को हटाना कराता है उदारीकरण। सरकार द्वारा अवरोधों तथा अथवा प्रतिबंध को हटाना उदारीकरण कहलाता है। केंद्र सरकार में वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। साख का औपचारिक स्रोत है सहकारी समिति। साख का औपचारिक स्रोत सहकारी समिति होता है। किसी वस्तु का बाजार मांग होता है। किसी वस्तु का बाजार मांग जो होता है यह होता है व्यक्तिगत उपभोक्ता के मांग वक्रों के क्षैतिज योग को कहते हैं। यह किसी वस्तु का बाजार मांग जो होता है व्यक्तिगत उपभोक्ता के मांग वक्रों का क्षैतिज योग होता है। लोचपूर्ण मांग की स्थिति कीमत में वृद्धि होती है, कुल आगम घट जाता है। लोचपूर्ण मांग की स्थिति में जब कीमत में वृद्धि करेंगे तो कुल आगम घट जाएगा। मुर्गी एवं अंडों का उत्पादन जो रजत क्रांति में है। भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रुपए की शुरुआत हुआ था। रुपए का शुरुआत किया गया था 2014 में। मई 2014 में पहला रुपए ऐप का शुरुआत किया था। पेमेंट गेटवे रुपए का शुरुआत मई 2014 में किया गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था के परिवहन का प्रमुख साधन रेलवे है। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का प्रमुख साधन रेलवे है। पैन का पूर्ण रूप होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य है शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो उनमें रुचि रखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य नहीं है शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो उनमें रुचि रखते हैं, गलत है। जबकि सबको लिए शिक्षा यह 1986 में लाया गया था। एसटीडी के तात्पर्य है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग एसटीडी का तात्पर्य होता है। ईएमआई का जो कर्ज का पूर्ण भुगतान से संबंधित है। ई का शब्द है इक्विटेड है। ईएमआई का मतलब होता है इक्विटेड होता है। ई का मतलब इक्विटेड होता है। नेक्स्ट है वर्ष 2026 का नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में मोहम्मद यूनुस एवं ग्रामीण बैंक को साथ में दिया गया था। 2016 का नोबेल का शांति का क्षेत्र में दिया गया था मोहम्मद यूनुस और ग्रामीण क्षेत्र को।
भारत में नई उदार औद्योगिक नीति घोषणा किया गया 1991 में। भारत में नई उदार औद्योगिक नीति की घोषणा 1991 में। टाका अथवा रुपया चांदी की मुद्रा प्रचलन था शेरशाह सूरी ने। टाका अथवा रुपया का अवगत चांदी की मुद्रा प्रचलन किया था शेरशाह सूरी ने। जिस अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका प्रोफेसर अमर्त्य सेन है, वह भारत में आर्थिक विकास बाधित रहा रहा प्रमुख रूप से खराब खराब अवस्था सुविधा के कारण हुआ था। भारत सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों का प्रतिबंध को हटाना उदारीकरण कहलाता है। वस्तु व सेवाओं का उत्पादन के लिए आवश्यक होता है भूमि, श्रम व भौतिक पूंजी होता है। वस्तु और सेवा का उत्पादन के आवश्यक तत्व भूमि, श्रम और पूंजीगत पूंजी होता है, भौतिक पूंजी होता है। कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कहते हैं कार्यशील मुद्रा। कच्चा माल और हाथ में मुद्रा को कहते हैं वो कार्यशील पूंजी कहते हैं, कार्यशील पूंजी। मानव पूंजी में निवेश निवेश करने का जरिया होता है शिक्षा और प्रशिक्षण होता है। मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया शिक्षा और प्रशिक्षण होता है। एक से कम सरल रेखीय आपूर्ति वक्र का क्षैतिज अंश पर अंत चाप धनात्मक तो पूंजी की लोच का मान हो जाएगा। एक से कम होने पर ऐसा होता है। अतिरिक्त मूल्य एक से कम होने से सरल रेखीय पूर्ति वक्र क्षैतिज स्तर पर अंततः चाप धनात्मक होता है और पूर्ति का लोच मान हो जाता है। धनात्मक होगा एक से कम होने पर सरल रेखीय पूर्ति वक्र को। अतिरिक्त अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया था कार्ल मार्क्स। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने प्रतिपादित किया था। एकाधिकार में पूर्ण पूर्ति चक्र वक्र जो होता है अस्तित्व में नहीं होता है। नियोजित बजट से अधिक तात्पर्य है मांग का अधिकत्व नहीं होता है। इसमें मांग का अधिकत्व नहीं होता। अर्थशास्त्र के जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया गया था वह था श्रेष्ठता तो इसमें था जिस प्रकार का समाज अपने सीमित साधन का प्रबंधन करता है। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन करता है। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र जो है मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध होता है व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से। संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से व्यष्टि अर्थव्यवस्था का संबंध होता है। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल जो होता है MRTXY होता है। उत्पादन संभावक वक्र का ढाल MRTXY होता है। यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच जो है इकाई के बराबर हो जाती है। यदि सरल रेखीय पूर्ति कर वक्र कीमत क्षय को काट देता है तो पूर्ति का लोच जो है इकाई के बराबर हो जाती है। जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच जो होती है इकाई से कम हो जाती है। जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय मांग बढ़ जाती है तो कीमत का लोच इकाई से कम हो जाती है। रॉबिन्सन के अनुसार केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है। दुर्लभ साधन जो है रॉबिन्सन के अनुसार केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। बाजार मांग वक्र होता है व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षय योग को कहते हैं बाजार मांग वक्र कहते हैं। जब जब औसत उत्पादक अधिकतम होता है तब वह कारक सीमांत उत्पादक बढ़ रहा होता है। जब औसत उत्पादक अधिकतम होता है तब वह कारक का सीमांत उत्पाद बढ़ रहा होता है। नेक्स्ट है मशीन टूल का उदाहरण है वस्तु का पूंजीगत वस्तु का। मशीन टूल उदाहरण है पूंजीगत वस्तु का। अल्पाधिकार में होते हैं दो विक्रेता अल्पाधिकार में होते हैं। उत्पादन का सक्रिय साधन श्रम होता है। उत्पादन का सक्रिय साधन श्रम होता है। जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे कहते हैं साहसी। जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे साहसी कहते हैं। उत्पादन का साधन होता है भूमि। भूमि उत्पादन का साधन होता है। उत्पादन के साधन में महत्वपूर्ण है भूमि। भूमि उत्पादन के साधन में महत्वपूर्ण होता है। उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता का सृजन करना। उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता का सृजन करना। सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण होता है रेलवे। रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण होता है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है प्राथमिक क्षेत्र। प्राकृतिक संसाधन के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है कार्यशील पूंजी में। कच्चा माल कार्यशील पूंजी में सम्मिलित किया जाता है। सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है सार्वजनिक क्षेत्र। सरकार का स्वामित्व वाला क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। श्वेत क्रांति जिससे अधिक फसल का उत्पादन होता है दूध है। श्वेत क्रांति में दूध का संबंध। तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित होता है पशुपालन। तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है पशुपालन। तीसरा क्षेत्र में तो सेवा है। पशुपालन तो फर्स्ट में आ जाएगा। पूंजीगत से उत्पादन वस्तु का स्वामित्व होता है। पूंजीगत स्वामित्व होता है। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति का जनक। पिछले कुछ वर्षों की अर्थव्यवस्था के जिस क्षेत्र में बिहार में तेजी से विकास दर्ज देखा गया वह सेवा क्षेत्र में विकास ज्यादा देखा गया बिहार में। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का विख्यात नाम है श्वेत क्रांति के लिए। श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। भारत में कृषि क्रांति का संबंध पेट्रोलियम से। कृषि क्रांति संबंधित है पेट्रोलियम से। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से है। कृषि कृषि
कृषि का अधिक जनसंख्या निर्भरता जो है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था पर होता है। कृषि का अधिक जनसंख्या का निर्भरता अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होता है। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र वर्गीकरण स्वामित्व आधार पर किया जाता है। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण स्वामित्व के आधार पर होता है। प्राथमिक क्षेत्र में संबंधित नहीं है। बैंकिंग प्राथमिक क्षेत्र में संबंधित नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व होता है सरकार के हाथ में। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का स्वामित्व सरकार के हाथ में होता है। नेक्स्ट टॉपिक है सार्वजनिक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के संगठन की दृष्टि से क्षेत्र श्रेणी में बांटा गया है 3 श्रेणी में। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को संगठन की दृष्टि से 3 क्षेत्र में बांटा गया है। निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों चलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में साथ साथ। भारतीय अर्थव्यवस्था का अभी भी वर्चस्व मिश्रित सार्वजनिक क्षेत्र का अभी भी वर्चस्व है। हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। भूमि की विशेषता क्या होती है? भूमि में गतिशीलता का अभाव होता है। भूमि में गतिशीलता का अभाव होता है। एक ही बार में प्रयोग आने वाली पूंजी को कच्चा माल होता है। एक बार प्रयोग पूंजी होता है। उत्पाद का साधन नहीं है। विवेक नहीं, उत्पादक का साधन नहीं है। हमारे भारतीय रेल का 16 जोन था, सर बाद में भी 18 जोन हो गया। भारतीय रेलवे का 18 जोन अभी है, वर्तमान में 18 जोन है। एकाधिकार का अर्थ होता है एकल विक्रेता। एकाधिकार का अर्थ होता है एकल विक्रेता। देश के प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में प्रयुक्त किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के द्वारा विभाजन के कारण उत्पन्न असंतुलन को दूर करते हुए संतुलन आर्थिक विकास को प्रोत्साहन किया गया। देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 में आया था। द्वितीय विश्व युद्ध एवं विभाजन के कारण उत्पन्न असंतुलन को दूर करते हुए संतुलन आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना था। भारत में प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष प्रकाशित करता है वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। भारत में बजट का निर्माण का कार्य है वित्त मंत्रालय द्वारा बजट का कार्य किया जाता है। राजकोष के घाटे को परिभाषित किया जाता है। राजकोष के घाटा प्राप्त होता है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। राजकोष के घाटा कैसे निकलता है? कुल व्यय, कितना पहले पैसा खर्चा हुआ और कितना पैसा प्राप्त हुआ था, उसी को बोलते हैं राजकोष के घाटा बोलते हैं। विद्यालय की इमारत में रख रखाव में किया जाने वाला खर्च पूंजीगत और विकास विकास व्यय दोनों होता है। विद्यालय की इमारत में के रख रखाव पर किए जाने वाला खर्च पूंजीगत और विकास दोनों होता है। यदि 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 एक अर्थव्यवस्था के एक बिंदु पर समव्यवस्था है जहां बिंदु के बचत की योजना बराबर है तब सरकार का व्यय होता है सरकार की आय के बराबर होती है। यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर समव्यवस्था है जहां निवेश और बचत की योजना बराबर है तब सरकार का व्यय होता है सरकार की आय के बराबर होता है। भारत में राजकोष की नीति द्वारा प्रतिपादित किया गया था वित्त मंत्रालय द्वारा। भारत में राजकोष की नीति का प्रतिपादन किया गया था वित्त मंत्रालय द्वारा। जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था 2006-07 के बजट में। जीएसटी का पहला बार जिक्र 2006-07 के बजट में किया गया था। रेलवे रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेश प्रत्यक्ष में एफडीआई की सीमा 100%। रेलवे आधारित संरचना के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो है एफडीआई 100%। राजकोष की नीति का घटक नहीं है व्यापार नीति। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वाई वी रेड्डी थे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं। और नेक्स्ट आकस्मिक निधि की राष्ट्रीय व्यय का कारण कर है संसदीय स्वीकृति का पूर्व है। आकस्मिक आकस्मिक निधि का राष्ट्रीय व्यय का कर सकता है संसदीय स्वीकृति के पूर्व। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। नेक्स्ट राज्य के नीति निषेध तत्वों के सिद्धांत में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 51 है। अंत्योदय अन्न योजना लागू 2000 ईस्वी में। अंत्योदय अन्न योजना 2000 ईस्वी में लागू किया गया था। मिशन इंद्रधनुष संबंधित है बच्चों के टीकाकरण से। मिशन इंद्रधनुष बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। भारत में मनरेगा लागू हुआ था 2005 में। भारत में मनरेगा 2005 में लागू किया गया था। भारत में राष्ट्रीय प्रदर्शन सर्वेक्षण संस्थान का उत्तरदायित्व विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने का सर्वेक्षण करना है। मनरेगा के अंतर्गत कितने ग्रामीण क्षेत्रों में काम होता है? 100 दिन का काम किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना। यह होता है किसका काम होता है? यह होता है प्रारंभिक शिक्षा देना। सर्व शिक्षा अभियान में 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा देना होता है। प्रसाद योजना का उद्देश्य राष्ट्र के पर्यटन विकास के लिए आध्यात्मिक केंद्र के सृजन करना होता है। भारत में मिड डे मील योजना प्रारंभ हुआ था 15 अगस्त 1995 को। भारत में मिड डे मील योजना प्रारंभ किया था 15 अगस्त 1995 को। स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ 2014 में। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आरंभ हुआ था 2015 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य सभी बच्चों को गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण करना मिशन इंद्रधनुष का संबंध था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किया गया था ग्रामीण जनसंख्या को वहनीय विश्वसनीय और गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है NRHM का शुरुआत क्यों किया गया था? यह किया गया था ग्रामीण जनसंख्या को वहनीय विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध है
रेहड़ी वाले को ऋण देना। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध रेहड़ी वाले को ऋण देने से है। क्या बोलते हैं, ग्रामीण ग्रामीण महिला के बीच बचत को बढ़ावा देने के लिए योजना का नाम है महिला समृद्धि योजना है। ग्रामीण महिला के बीच में ऋण को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण महिला के लिए ऋण को बढ़ावा देने के लिए महिला समृद्धि योजना है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का संबंध सौभाग्य से है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का संबंध सौभाग्य से है। भारतीय विशिष्ट पहचान यूआईडीआई योजना शुरू हुआ 2009 में। यूआईडीआई योजना 2009 में आधार कार्ड का जो है। ऑपरेशन अटल योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों को दिया जाता है। ऑपरेशन अटल योजना। अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों को दिया जाता है। भारत में समावेशी विकास से संबंधित नहीं है, विकेंद्रीकरण नहीं है। विकेंद्रीकरण समावेशी विकास से संबंधित नहीं है। भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं के में नेतृत्व और विकास के लिए शुरू की गई योजना का नाम नई रोशनी है। भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व और विकास के लिए शुरू की गई योजना का नाम नई रोशनी है। युवा युवा जो दिल्ली प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम में प्रारंभ किया गया, दिल्ली पुलिस द्वारा युवा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष प्रारंभ किया गया था वडनगर गुजरात में। मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया था वडनगर गुजरात से शुरू किया गया था। संगम योजना संबंधित है ग्रामीण क्षेत्र में विकलांगता से। संगम योजना है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य है। जन औषधि योजना का उद्देश्य पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य था पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू किया गया था वर्ष 2009-10 में। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना वर्ष 2009-10 में शुरू किया गया था। वह भारतीय राष्ट्रीय क्या बोलते हैं वह भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम जो देश के हर गांव को एक प्रशिक्षित महिला समुदाय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रदान करता हुआ आशा है। वह भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम है जो देश के हर गांव में एक प्रशिक्षित महिला समुदाय स्वास्थ्यकर्ता को देता है, आशा है। नेक्स्ट है आर्थिक एवं सांख्यिकी निर्देशालय कृषि मंत्रालय का कार्य क्या है। आर्थिक एवं सांख्यिकी निर्देशालय कृषि मंत्रालय का कार्य है साप्ताहिक एवं दैनिक थोक मूल्य, आवश्यक वस्तु का खुदरा कीमत और कृषि फसल की कीमत का संग्रह करना। आर्थिक एवं सांख्यिकी निर्देशालय कृषि मंत्रालय का कार्य है साप्ताहिक और दैनिक थोक मूल्य, आवश्यक वस्तु एवं खुदरा कीमत, कृषि फसल की कीमत का संग्रह करना। केंद्र सरकार की योजना जो भारत के मुख्य शहरों को विकास कर रहा है, यह अमृत योजना है। अमृत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ था अप्रैल 2005 को। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में शुरू किया अप्रैल में। सतत विकास लक्ष्य अंतर्गत में 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए। सतत विकास लक्ष्य में 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। कर्मचारी रेफरल योजना किसान के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है। यह सरकार के समक्ष 1950 में सर्वोदय योजना शुरू किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। सर्वोदय योजना 1950 में। मेक इन इंडिया अभियान किया गया है 25 सितंबर 2014 से। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 से शुरू किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 1945 में। भेल का पूर्ण रूप है भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। भेल का पूर्ण रूप है भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है। एलआईसी का पूरा रूप है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलआईसी का पूर्ण रूप। लाइफ लाइन एक्सप्रेस है भारत में रेलवे परिसंचरण का विश्व का प्रथम चिकित्सालय है। लाइफ लाइन एक्सप्रेस है भारत में रेलवे परिसंचरण का विश्व का प्रथम चिकित्सालय है। भारतीय राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू हुआ था नवंबर 2004 में। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम 2004 में शुरू किया नवंबर में। अंत्योदय अन्न योजना 2000 ईस्वी में। दिसंबर 2000 में अंत्योदय अन्न योजना शुरू किया गया 2000 ईस्वी में। सरकार के मध्याह्न भोजन योजना लागू किया गया था प्राथमिक विद्यालय में। मध्याह्न भोजन योजना प्राथमिक विद्यालय में लागू किया गया था। वह संस्था जिसे जिला स्तर पर विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में बनाई गई है वह है डीआरडीए। डीआरडीए संस्था वह संस्था है जो जिला स्तर पर विशेष तौर पर ग्रामीण के लिए बनाई गई है। खाद्यान्न उपलब्धि कराने की अंत्योदय अन्न योजना परिचालन किया गया था ग्रामीण एवं शहरी गरीबी के लिए। खाद्यान्न उपलब्धि कराने के उद्देश्य से अन्नपूर्णा योजना संचालित हुआ था ग्रामीण एवं शहरी गरीब के लिए खाद्यान्न दिया जाना। यह 5 किलो अनाज था 5 किलो अनाज के लिए। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार अंतर्गत गरीबों को 5 किलोग्राम श्रम दिवस की दर से 5 किलो अनाज खाद्यान्न उपलब्ध कराना था। प्रति श्रम दिवस की दर से। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत गरीब को 5 केजी अनाज प्रति श्रम दिवस की दर से खाद्यान्न दिया जाएगा। वंदे मातरम योजना है गर्भवती महिलाओं के लिए। वंदे मातरम योजना गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। वंदे मातरम योजना गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 में भारत में क्या हुआ था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था। वंदे मातरम योजना संबंधित गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। क्या था वंदे मातरम योजना।
तो ऐसे हम लोग इकोनॉमिक्स को पढ़ के अभी रिवीजन करके खत्म कर दिए हैं। ऐसे ही और भी सब्जेक्ट को रिवीजन करेंगे। जब सब जहाँ खिचड़ी पक रही है आपके नाकामयाबी की, तो आप हिम्मत लगाओ और मेहनत करो और खीर बंटवा दो अपने कामयाबी के। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।